नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से सीजीपीएससी की विगत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैंने टोटल 50 क्वेश्चन लिए हैं और सारे क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो, सीजीपीएससी में अधिकतर प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर वाला जो भाग है उसको मैंने शामिल नहीं किया है, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण वो भी यहाँ पर शामिल नहीं है। बाकी लगभग मैंने हर चैप्टर से क्वेश्चन लिए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य थे। तो ये क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कौन से नंबर का राज्य है, इस टाइप से भी पूछा जाता है, या फिर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व भारत संघ में कितने राज्य थे। तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है कब अस्तित्व में आया, 1 नवंबर सन 2000। तो 1 नवंबर सन 2000 से पहले हमारे भारत में 25 राज्य हुआ करते थे। कितने राज्य होते थे? 25 राज्य। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 26वां है। उसके बाद 27वें नंबर में उत्तराखंड और 28वें नंबर में झारखंड। तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य, और छत्तीसगढ़ से पहले भारत में 25 राज्य हुआ करते थे। और छत्तीसगढ़ के साथ ना, मतलब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई, तो उसी महीने 15 दिन के अंदर टोटल 3 राज्यों की स्थापना हुई। 1 नवंबर को तो हमारे छत्तीसगढ़ का, उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड का, और 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना हुई। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी एक आपके लिए एक और क्वेश्चन, 25वें नंबर का राज्य कौन सा था, ये आप लोग बताइएगा। एक बताएंगे आप लोग वर्तमान समय में हमारे भारत में कितने राज्य हैं, दूसरा हमारे भारत का 25वें नंबर का राज्य कौन सा है, ये भी आप लोग बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का सबसे बड़ा व लंबा पाट प्रदेश कौन सा है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है। तो पाट प्रदेश मतलब जो पठार वाला जो भाग है ना, उसके संदर्भ में पूछ रहा है। तो जो जसपुर पाट है ये सबसे बड़ा व सबसे लंबा पाट प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोठली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। जलप्रपात से अक्सर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कोठली जलप्रपात जो कि बलरामपुर जिले में है, कोठली जलप्रपात, और ये ना कन्हार नदी में है। कहाँ पर है? कन्हार नदी में है कोठली जलप्रपात। ध्यान रखना, कन्हार नदी में है कोठली जलप्रपात, बलरामपुर जिले में। और ये जो कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाते हुए बहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीथमपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। पीथमपुर, देखो इस टाइप से प्रश्न भी पूछा जाता है। जो ब्लॉक तहसील टाइप के जो जगह है ना, वो किस नदी पर बसे हुए हैं, या उससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज। तो ये जो पीथमपुर तहसील है या ब्लॉक है, ये कहाँ पर है? तो जांजगीर चांपा जिले में है पीथमपुर। और ये जांजगीर चांपा जिले में है। तो ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? हसदो नदी के तट पर। हसदो नदी के तट पर कोरबा भी बसा हुआ है, आपका जांजगीर भी हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है, बिलासपुर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। महानदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं? राजिम है, उसके बाद सिवरी नारायण है, चंद्रपुर है, ये सब जो है महानदी के तट पर है। केलो नदी के तट पर रायगढ़ है, और लीलागर और शिवनाथ नदी, इन दोनों के तट पर तालाग्राम है जहाँ तक। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो पीथमपुर हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मुनगा बहार नदी में कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है। मुनगा बहार नदी, देखिए ये जो मुनगा बहार नदी है ये आपके बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। और जो मुनगा बहार नदी है ये सबरी नदी की एक सहायक नदी है, कांगेर नदी, तो उसकी सहायक नदी है। और ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बहती है मुनगा बहार नदी। तो यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी में। काफी बार पूछा गया है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी में है? तो मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी किसकी सहायक नदी है? कांगेर नदी की सहायक नदी है। कांगेर नदी में कांगेर धारा जलप्रपात। और कांगेर नदी किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी। और सबरी नदी में ना एक जलप्रपात है गुप्तेश्वर जिसको बोला जाता है। और सबरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात। मेदरी घूमर ये भी बस्तर क्षेत्र का एक जलप्रपात है। ये सब ना बस्तर क्षेत्र में है, ये जितने भी जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के वन विभाग के कार्यालय का क्या नाम है। छत्तीसगढ़ का जो वन विभाग है उसके कार्यालय का क्या नाम है? तो अरण्य भवन। क्या नाम है? अरण्य भवन।
छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका नाम है अरण्य भवन। मिनी माता छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा है उसका नाम मिनी माता है। सोना खान छत्तीसगढ़ का जो खनिज विभाग का जो कार्यालय है ना उसका नाम है आपका सोना खान। उसके बाद जो इंद्रावती है, इंद्रावती भवन, ये छत्तीसगढ़ में जो नया रायपुर बना है ना तो वहाँ पर जो राज्य सरकार का जो संचालनालय है, संचालनालय, तो संचालनालय का भवन है इंद्रावती भवन। वहीं राज्य का जो सचिवालय है, मंत्रालय है, वो कहाँ पर है तो महानदी भवन में। देखो नया रायपुर में दो भवन, इंद्रावती भवन, महानदी भवन। इंद्रावती भवन में संचालनालय और महानदी भवन में सचिवालय और मंत्रालय। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साल वनों का द्वीप किसकी रचना है। तो साल वनों का द्वीप ये एक पुस्तक है, साल वनों का द्वीप। तो ये किसकी रचना है ये आप लोगों को बताना है, साल वनों का द्वीप। तो देखो ये किसकी रचना है, कृष्ण कुमार वर्मा, इन्होंने छेरछेरा लिखा था। छेरछेरा पुस्तक मुझे याद आया तो बता दे रहा हूँ। गुलशेर खां सानी, ये जो है साल वनों का द्वीप इनकी रचना है, गुलशेर खां सानी। ये जो साल वनों का द्वीप है ना ये बस्तर क्षेत्र को बोला जाता है, क्योंकि जो बस्तर है वो साल वनों के लिए बड़ा विख्यात है। और जो गुलशेर खां सानी है ये बस्तर के निवासी थे, वहीं रहा करते थे गुलशेर खां सानी। तो इन्हीं की रचना है साल वनों का द्वीप, और इसी कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप भी बोला जाता है। केदारनाथ ठाकुर, इन्होंने बस्तर भूषण नामक पुस्तक लिखा है। और ये क्या हो गया, दयाशंकर नाग लिखना था, दयाशंकर नाग, इन्होंने ट्राइबल इकोनॉमी नामक पुस्तक की रचना की है। तो ये सब भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो गुलशेर खां सानी, साल वनों का द्वीप। अगला क्वेश्चन है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री किस लोकसभा में केंद्रीय मंत्री थे। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मतलब कि रमन सिंह, रमन सिंह जिनका 3 कार्यकाल था 2003 से अभी लास्ट तक, तो मतलब 2003 से 2018 तक 3 कार्यकाल था ना इनका। तो जो रमन सिंह हैं ये मुख्यमंत्री बनने से पहले ना केंद्र सरकार में मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे। यहाँ राज्य भी लिखना था, केंद्रीय राज्य मंत्री। तो किस लोकसभा में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 12वां लोकसभा, 13वां लोकसभा इस टाइप से दिया है। तो जो 13वां लोकसभा है ना, 13वां लोकसभा ये कब से कब तक चला था तो 1999 से ये आपका 2004 तक चला था, 2004 तक चला था। 1999 से 2004 तक चला था ये जो 13वां लोकसभा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अर्थात डॉक्टर रमन सिंह है, ये जो है उस समय केंद्रीय राज्य मंत्री हुआ करते थे। कौन सा पद इनको दिया गया था तो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री थे, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री। ये ना 1999 से 2003 तक इस पद पर थे, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री के पद पर। 2003 में फिर छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है और फिर जो डॉक्टर रमन सिंह हैं उनको फिर चुनाव में उतारा जाता है और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे 13वां लोकसभा। अच्छा अभी कौन सा लोकसभा चल रहा है तो 17वें नंबर का लोकसभा है अभी जो चल रहा है ना, 17वें नंबर का लोकसभा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल में ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह क्या कहलाता है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ममेरे फुफेरे, ममेरे फुफेरे मतलब मामा फूफा, इनके बच्चों में आपस में विवाह होता है। मतलब कि जो 2 भाई बहन है, मान लो भाई बहन है, इनके ये बहन हो गई ये भाई हो गया, तो ये इनके जो बच्चे होंगे, बहन के जो बच्चे होंगे वो इसको बोलेंगे मामा और मामा के बच्चे इसको बोलेंगे फूफा। तो इन दोनों के जो बच्चे हैं ना इनमें आपस में विवाह होगा। तो इस तरह का जो विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो लमसेना, ये तो जो घर जमाई वाला जो सिस्टम है ना उसको बोला जाता है, जिसमें लड़का लमसेना जाता है। गुर्रावट, ये अदला बदला विवाह होता है, 2 परिवारों के बीच विवाह होता है। तो एक तरफ से लड़की देंगे और दूसरी तरफ से लड़की लेकर के आएंगे, इस टाइप से गुर्रावट। उसके बाद जो मंगनी है, मंगनी ना बस्तर क्षेत्र में जो सगाई है ना उसको मंगनी बोला जाता है बस्तर क्षेत्र में। और दूध लौटावा, यही ममेरे फुफेरे भाई बहनों में होने वाला विवाह है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह, दूध लौटावा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काछन देवी का संबंध किस पर्व से है।
काछन देवी का संबंध? तो ये आपके बस्तर दशहरा से संबंधित है। काछन देवी की पूजा की जाती है और काछन देवी को आसन प्रदान किया जाता है। काछन देवी का आसन कैसा होता है? कांटों वाला होता है। और काछन देवी से ही बस्तर के जो राजा होते हैं वो आज्ञा लेते हैं बस्तर दशहरा मनाने की। पोला याद रखेंगे, ये भाद्रपद अमावस्या के दिन मनाया जाता है। खम्बस्वांग ये कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। खम्बस्वांग मेघनाथ पर्व ये गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बस्तर दशहरा से संबंधित है काछन देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी किस लेखक की रचना है? एक टोकरी भर मिट्टी किस लेखक की द्वारा लिखी गई कहानी है? काफ़ी अच्छी कहानी है, आप लोगों ने भी इसको पढ़ी होगी स्कूल टाइम में। तो ये जो है ना, एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे जी की कहानी है। बहुत बढ़िया कहानी है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना तो इसको पढ़िएगा, काफ़ी मतलब अच्छा सीख देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि गोपाल मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? कवि गोपाल मिश्र, तो इनकी रचनाएं कौन सी है? देखो, भक्ति चिंतामणि इनकी रचना है। भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित भी इनकी रचना है। जैमिनी अश्वघोष भी इनकी रचना है। खूब तमाशा भी इनकी रचना है। और इसके अलावा ना इनकी एक और रचना थी, राम प्रताप, जो कि अधूरी रह गई थी, उसको लिख रहे थे और उसी बीच उनकी डेथ हो जाती है। बाद में उनके बेटे माखन मिश्र वो फिर राम प्रताप को पूरी करते हैं। तो यहाँ पर सभी इनकी रचनाएं हैं। तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसे दिया गया था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर राज्य पुरस्कार दिया जाता है। तो जो पहला सुंदरलाल शर्मा सम्मान था वो किसे दिया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल जी को। किनको? विनोद कुमार शुक्ल जी को, जिन्होंने नौकर की कमीज, वह आदमी चला गया, लगभग जय हिंद जैसी रचनाएं लिखी है। तो इनको प्रथम सुंदरलाल शर्मा सम्मान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो जनजातियों का ना जो बाजा हो गया, मोहरी हो गया, मांदर हो गया, तुरही हो गया, ये सब जनजातियों से संबंधित वाद्य यंत्र हैं। लेकिन जो मांदर है ये जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। मांदर जो कि काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होगा मांदर, तो आदमी जो है कुछ इतना बड़ा होगा। ये मान लो आदमी है तो ये आपका मांदर ऐसे टाइप का होता है। तो मांदर आदिवासियों की मतलब जनजातियों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? अगर जिला पूछा जाए तो रायगढ़ और स्थान पूछा जाए तो सिंघनपुर। यहाँ से जो है सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक ने सिरपुर में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था, यह किसके विवरण से ज्ञात होता है? महाकवि ईशान, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के दरबारी कवि थे। उसके बाद वेनसोंग, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय ही छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। अशोक के अभिलेख, यहाँ से तो ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलता है। कलचुरी अभिलेखों से भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो जो वेनसोंग है जिसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, इसके विवरण से पता चलता है कि इस क्षेत्र में अशोक ने स्तूपों का निर्माण करवाया था। इसने अपनी पुस्तक सी यू की, इसकी रचना है यात्रा वृत्तांत है सी यू की, उसमें लिखा है कि अशोक ने इस क्षेत्र में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण करवाया है, जो कि उस समय मैंने देखे। इस टाइप से इसने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ ठीक, राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की राजमुद्रा क्या थी? तो देखो, राजर्षि तुल्यकुल्य वंश के विषय में आरंग ताम्रपत्र से पता चलता है, और उसी आरंग ताम्रपत्र से इनकी राजमुद्रा भी पता चलता है। इनका राजमुद्रा उसमें दिया हुआ है सिंह, मतलब उसमें लगा हुआ होगा ना, सील लगा हुआ होगा, तो सिंह इनकी राजमुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है, 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1937 में चुनाव होता है और मध्य प्रांत में सरकार बनती है, खरे मंत्रिमंडल। उसके बाद फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जी के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। तो विधानसभा का अध्यक्ष किसको चुना गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था घनश्याम सिंह गुप्त जी को। ई राघवेंद्र राव, इनको गवर्नर बनाया गया था, ई राघवेंद्र राव को। पंडित रविशंकर शुक्ल जी दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। पहले ना शिक्षा मंत्री थे, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बने। अगला क्वेश्चन है, महाकालेश्वर मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जलप्रपात के निकट स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो रानीदाह जो कि एक जलप्रपात है, जसपुर जिले में है रानीदाह जलप्रपात। तो रानीदाह जलप्रपात के निकट ही महाकालेश्वर मंदिर स्थित है।
और ये सब कोठली जलप्रपात, रक्षगंडा, केंद्र, ये सब भी छत्तीसगढ़ के जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो उर्राव सॉरी हल्बा जनजाति, हल्बा जनजाति ये जो है कबीर पंथ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, और ये लोग जो है मांस मदिरा इन सब का त्याग करके कबीर पंथ को बड़ी संख्या में अपना रहे हैं। वहीं उर्राव जनजाति, इनके संबंध में कहा जाता है कि इनका बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है उर्राव जनजाति का, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक धर्मांतरण उर्राव जनजाति का, कबीर पंथ से सर्वाधिक प्रभावित हल्बा जनजाति, तो ध्यान रखिएगा दोनों बातें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कटे कल्याण किस खनिज अयस्क के लिए जाना जाता है? कटे कल्याण जो कि दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है कटे कल्याण, तो ये आपके टीन के लिए जाना जाता है। टीन, देखो जो दंतेवाड़ा है वैसे तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, दंतेवाड़ा का बैलाडीला, किरंदुल ये सब क्षेत्र, लेकिन जो बैलाडीला का जो कटे कल्याण क्षेत्र है वो टीन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरु घासीदास जी को सत्य ज्ञान की प्राप्ति औरा धौरा वृक्ष के नीचे हुआ था, और औरा धौरा किसके वृक्ष थे? तो देखो गुरु घासीदास जी, इनको ना औरा धौरा वृक्ष मतलब किसी वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना उसको औरा धौरा वृक्ष बोला जाता है। तो वास्तव में ये जो औरा धौरा वृक्ष है ये किसके वृक्ष थे ये आप लोगों को बताना है। तो ये तेंदू वृक्ष थे। तेंदू एक जो फल होता है ना, तेंदू एक फल होता है और तेंदू पत्ता को संग्रहित भी किया जाता है, तो तेंदू वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उन्हीं तेंदू वृक्ष को औरा धौरा वृक्ष बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में निम्न तहसीलों का गठन किया गया। तो जब अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ को अपने अधीन किया ना, तो सबसे पहले इन्होंने प्रशासनिक फेरबदल के तहत क्या किया, तहसीलों का निर्माण किया। तो 3 तहसीलों का गठन किया गया। तो कौन कौन से थे वो तहसील, वो आपको बताना है। तो देखो एक तो आपका रतनपुर था, दूसरा रायपुर, तीसरा धमतरी, ध्यान रखेंगे। बाद में जब जिला गठित किया गया ना तब बिलासपुर, रायपुर और संबलपुर, लेकिन सबसे पहले तहसीलों का गठन किया गया तो रतनपुर, रायपुर और धमतरी इनको तहसील बनाया गया था सबसे पहले। उसके बाद में दुर्ग को भी बनाया जाता है, लेकिन सबसे शुरुआत में रायपुर, रतनपुर और धमतरी। तो 2, 3, 4 आपका आंसर होगा, 2, 3, 4 ये स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंशीय राजा निम्न में से किसके उपासक थे? तो छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक किसके उपासक थे ये आप लोगों को बताना है। तो ये लोग शिव के उपासक थे, भगवान शिव जी के उपासक थे कलचुरी शासक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? प्रज्ञागिरी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो देखो प्रज्ञागिरी पहाड़ी ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। अब चूंकि यहाँ राजनांदगांव जिले से संबंधित 3 स्थल दिए हुए हैं, तो ये जो डोंगरगढ़ है जिसका प्राचीन नाम कामावतीपुरी था, तो यहीं पर प्रज्ञागिरी पहाड़ी है। और इस प्रज्ञागिरी पहाड़ी में इंडो जापान बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा गौतम बुद्ध जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जो डोंगरगढ़ में जो प्रज्ञागिरी पहाड़ी है, यहाँ पर इंडो जापान बुद्धिस्ट सोसाइटी मतलब कि भारत और जापान के जो बौद्ध धर्म को मानने वालों की जो सोसाइटी है उनके द्वारा गौतम बुद्ध जी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहाँ पर? प्रज्ञागिरी पहाड़ी, डोंगरगढ़। बाकी भोरमदेव कवर्धा में है, भोरमदेव मंदिर खैरागढ़ में विश्वविद्यालय है, छुई खदानी की रियासत हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालिका दयावती का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखो बालिका दयावती ये ना एक जंगल सत्याग्रह से जुड़ी हुई है। तो किस जंगल सत्याग्रह से? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा जंगल सत्याग्रह से ये जुड़ी हुई हैं। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह था, जो कि 1922 में हुआ था, और बाकी सब जो है 1930 अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस गुफा में स्टेलेगमाइट प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलता है? देखो स्टेलेगमाइट और एक होता है स्टेलेक्टाइट। तो इस तरह की जो स्थलाकृति है ये हमको कुटुमसर की गुफा में देखने को मिलता है, जो कि एक प्राकृतिक गुफा है। बस्तर क्षेत्र में, बस्तर जिले में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है कुटुमसर की गुफा। कुटुमसर की गुफा को खोजने का श्रेय जाता है प्रोफेसर शंकर तिवारी जी को, और यहीं पर अंधी मछलियां भी पाई जाती है। तो ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है, राजनांदगांव में स्थापित त्रिवेणी स्मारक में किन विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है? देखो राजनांदगांव जिले में ना एक त्रिवेणी स्मारक बनाया गया है, एक प्रकार का वो संग्रहालय है
तो उस संग्रहालय में ना इनमें से 3 विभूतियों को प्रदर्शित किया गया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी इसमें नहीं है, बाकी तीनों हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, बलदेव प्रसाद मिश्र है, गजानन माधव मुक्ति बोध भी है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 आपका आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4, 2, 3, 4, यहाँ द लिख दिया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो ये जो संग्रहालय है राजनांदगांव में है, मुक्ति बोध स्मारक त्रिवेणी संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ना प्रख्यात साहित्यकार थे और ये इनके जो भी चीज़ें हैं ना, जो मुक्ति बोध जी जहाँ पर रहा करते थे वहीं पर ये संग्रहालय बना हुआ है और पूरा इनका जो भी चीज़ें हैं, किताबें वगैरह सब चीज़ यहाँ पर रखा गया है। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर किस स्थान पर स्थित है? रुखड़ स्वामी, देखो इस तरह की चीज़ें ना पूछा जाता है जो उतने लोग नहीं जानते हैं। तो रुखड़ स्वामी इसका मंदिर कहाँ पर है? तो खैरागढ़ में। खैरागढ़ में ये है ना इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, वहीं पर रुखड़ स्वामी जी का विशालकाय मंदिर है। ये जो रुखड़ स्वामी है ना, ये माँ नर्मदा के अनन्य भक्त थे, ऐसा बताया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, रुखड़ स्वामी का विशालकाय मंदिर खैरागढ़ में है। डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी का मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो रायपुर का जो कांग्रेस भवन है ना, इसकी उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सन 1940 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो जो वायसराय था उसकी एक कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी और उसके सदस्य होते थे, तो उसमें एक विधि सदस्य भी होता था। जब हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे थे गवर्नर जनरलों के विषय में, तो उसमें मैंने बताया था गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की एंट्री की गई थी। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। विधि सदस्य मतलब कि कानून का ज्ञाता। तो हमारे छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वो कौन थे? तो ई राघवेंद्र राव। ध्यान रखेंगे, ई राघवेंद्र राव, इनको जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया था विधि सदस्य के रूप में। अच्छा, जो ई राघवेंद्र राव थे ना, जब ये पढ़ाई करने के लिए विलायत गए थे, लंदन गए थे, तो वहाँ पर ये श्याम जी वर्मा, जो कि विदेश में रह करके क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखे हुए थे, और श्याम जी वर्मा, तो उनके यहाँ पर ये ठहरे हुए थे। तो ये भी किसी को में पूछा था तो मुझे ध्यान आया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राधाबाई का किस आंदोलन से विशेष योगदान था? तो डॉक्टर राधाबाई, देखो जो डॉक्टर राधाबाई है ना, ये कोई मतलब इनको डिग्री नहीं थी इनके पास डॉक्टर के, ये इतनी सेवाभावी थी कि इसको देख करके, इनके सेवा भाव को देख करके लोगों ने इनको डॉक्टर की उपाधि दे दी। तो डॉक्टर राधाबाई, इनका संबंध ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा चरण था ना, द्वितीय चरण भी चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जब महात्मा गांधी जी लंदन जाते हैं वहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को, और जब वहाँ उनको कुछ लाभ नहीं होता है तो वापस आकर के वो फिर से दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, जिसको द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में डॉक्टर राधाबाई, इन्होंने जो है रायपुर में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1946 में चुनावों के बाद किसे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया? तो देखो 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले तो मिस्टर खरे वो मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने। बाद में फिर दूसरी बार जब उनकी सरकार गिर गई तब फिर पंडित रविशंकर शुक्ल जी वो मुख्यमंत्री बनते हैं। 1937 की बात है ये। उसके बाद 1946 में फिर से चुनाव होते हैं और इस बार फिर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी को मध्य प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मध्य प्रांत एवं बरार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला वह प्रथम शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख उत्कीर्ण करवाए? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में पहला शासक मतलब किसी भी वंश का जिसने अपने सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखवाए, ये आपको बताना है। तो ये था कौन था?
सरबराज जो कि सरबपुरीय वंश का शासक था, तो सरबराज ने अपने सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए थे, ध्यान रखेंगे इस चीज को। वहीं वराहराज, इसके ना 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए थे। वराहराज जो कि नल वंश का शासक था, इसके 29 स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन किस वंश का शासक था? पांडु वंश का शासक था। इसके शासनकाल को छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। रत्नदेव प्रथम जो कि कलचुरी वंश का शासक था, रतनपुर की स्थापना की, रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई। तो सरबराज, इसने अपने सिक्कों पर सबसे पहले संस्कृत में लेख उत्कीर्ण करवाए। अगला क्वेश्चन है, किन शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जाती थी? तो किन शासकों द्वारा त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की जाती थी? तो ये सोमवंश के शासक। किन शासकों द्वारा? सोमवंश के शासक जो कि उड़ीसा में शासन करते थे और हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर भी इन्होंने अधिकार किया हुआ था। तो इन्होंने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मंदिर भगवान शिव जी से संबंधित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए, समर्पित नहीं है ये बताना है ना। तो राजीव लोचन मंदिर ये भगवान शिव से संबंधित नहीं है। राजीव लोचन मंदिर ये ना विष्णु जी से संबंधित है। राजीव लोचन मंदिर जो वैष्णव से संबंधित है, विष्णु जी का मंदिर है। देवरानी जेठानी मंदिर ये शिव जी को समर्पित है। मड़वा महल भी शिव जी से समर्पित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये भी विष्णु जी से संबंधित है। तो 1 और 4 जो है भगवान शिव से संबंधित नहीं है। 1 और 4 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब ये श। अगला क्वेश्चन है, कलचुरी शासक स्वयं को किस वंश का मानते थे? तो देखो, जो कलचुरी वंश के शासक थे ना, खुद को चंद्रवंशी मानते थे। क्या मानते थे? चंद्रवंशी। चंद्रवंशी सहस्त्रार्जुन के वंशज मानते थे खुद को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुर्मा जलप्रपात कहाँ स्थित है? दुर्मा जलप्रपात, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने से डाला है। दुर्मा जलप्रपात, देखो आजकल ना हमारे छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो बस्तर क्षेत्र में वहाँ पर मतलब भ्रमण कर रहे हैं, बस्तर क्षेत्र में अलग अलग जगहों में। तो जब वो सुकमा गए हुए थे तो वहाँ पर कोई जलप्रपात है, दुर्मा जलप्रपात, मतलब ये सुकमा में है, सुकमा के छिंदगढ़ में है दुर्मा जलप्रपात। तो दुर्मा जलप्रपात के उन्नयन के लिए उन्होंने राशि जारी की थी। तब मुझे ध्यान आया दुर्मा जलप्रपात भी कोई है, तो पूछा जा सकता है इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें भी, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपके शहर में, आपके ज़िले में इस तरह की कोई भी चीज़ हो, चाहे जलप्रपात हो, मंदिर हो, कुछ भी हो थोड़ा सा फेमस, तो उसके बारे में आप लोग बताइएगा ताकि मैं उसको शेयर कर सकूं। अगर CGPSC या फिर किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी की हेल्प हो जाएगी। तो दुर्मा जलप्रपात सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में है। अगला क्वेश्चन है, पांडुवंश के किस शासक का दूसरा नाम भरतबल था? तो पांडुवंश के किस शासक का दूसरा नाम भरतबल था? तो हर्षगुप्त। देखो, हर्षगुप्त महाशिवगुप्त बालार्जुन का पिता था, इसका नहीं था भरतबल, बता रहा हूँ बस। इसकी पत्नी थी वशाटा देवी। वशाटा देवी, और जब हर्षगुप्त की डेथ हो जाती है तो इसकी पत्नी वशाटा देवी अपने पुत्र महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है। चंद्रगुप्त भी पांडुवंश का था, नन्नराज भी पांडुवंश का था। इंद्रबल, इसी का दूसरा नाम ना भरतबल था। इंद्रबल ने ही पांडुवंश की स्थापना की थी और अपने पिता को पहला शासक बनाया था इसने, इंद्रबल। इसी को भरतबल भी बोला जाता था। इंद्रबल ने ही इंद्रपुर की स्थापना की थी ना, जो अब खरौद के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नल वंश के विषय में किन अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है? तो नल वंश के बारे में हमको किस अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखो, जो पोढ़ागढ़ अभिलेख है इससे तो मिलता है जानकारी। राजिम अभिलेख, इससे भी जानकारी प्राप्त होता है, क्योंकि जो नल शासक थे उन्होंने राजिम तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था और राजिम में ही नल वंश के शासक विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद अमरावती, यहाँ से भी पता चलता है अमरावती लेख से। प्रयाग प्रशस्ति, देखो नल वंश का एक शासक था ना व्याघ्रराज, व्याघ्रराज को किसने परास्त किया था? तो समुद्रगुप्त ने, और समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति। तो यहाँ से जानकारी मिलता है। एहोल प्रशस्ति जो अपने पुलकेशिन द्वितीय का है, तो इसमें भी नलवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इन सभी से नलवंश के विषय में जानकारी मिलती है। तो 1 2 3 4 5 आपका सही आंसर होगा, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोरमदेव मंदिर के निर्माण के समय रतनपुर का कलचुरी शासक कौन था? ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। तो इस समय कौन था शासक? तो पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम, इसका जो शासनकाल है पृथ्वीदेव प्रथम का 1065 से
95, ये लगभग है 1065 से 1095, लगभग इसी समय इसने जो है शासन किया था। और 1089 में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीदेव प्रथम। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल द्वार गुफा कहाँ स्थित है? तो बिल द्वार गुफा कहाँ स्थित है? तो देखो इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो ये जो बिल द्वार गुफा है ये आपके सूरजपुर जिले में है। कहाँ पर है? सूरजपुर जिले में है बिल द्वार गुफा। प्रतापपुर ब्लॉक है, सूरजपुर में प्रतापपुर ब्लॉक, तो वहीं पर है बिल द्वार गुफा। और ये महाभारत काल से संबंधित बताया जाता है बिल द्वार गुफा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में ना भारत माता मंदिर भी है। इसको ना सरकारी कर्मचारियों द्वारा 1952 में स्थापित किया गया था। कब? 1952 में। तो ये कहाँ पर है? तो आपके कोरबा जिले में है भारत माता मंदिर। कोरबा में एक स्थान है कटघोरा है ना कोरबा में, तो इसी कटघोरा में भारत माता का मंदिर स्थित है। 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। और आज के समय में ना इसकी जो स्थिति है उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्ष में केवल 2 ही बार भारत माता मंदिर में पूजा होती है, एक तो 26 जनवरी और दूसरे 15 अगस्त के दिन। तो कटघोरा कोरबा में भारत माता मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुकुरदेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखो अतरंगी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज थोड़े शामिल किए हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो कुकुरदेव मंदिर, ये जो है ना कुकुरदेव मंदिर, ये दुर्ग जिले में है। वैसे ना कुछ स्थानों पर बालोद भी बता रहा है, लेकिन मैंने इसका वेबसाइट वगैरह में चेक किया गूगल में, तो दुर्ग जिला का जो जिला डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उसमें ना ये जो अपना क्या कहते हैं कुकुरदेव मंदिर, जो कि एक गांव पखरी गांव है, जहां तक पखरी या पचरी गांव है, तो वो दुर्ग जिले में दिखा रहा है। तो इसको आप लोग भी मुझे बताइएगा स्पष्ट करके कि दुर्ग है या बालोद है कुकुरदेव मंदिर। जो भी उस तरफ के लोग हैं वो इसको जानते ही होंगे, कुकुरदेव मंदिर। और यहाँ पर ना कुकुरदेव मंदिर में जो गर्भगृह है वहाँ पर एक कुकुर हमारे छत्तीसगढ़ी में कुत्ते को कहा जाता है, कुत्ता को कहा जाता है, श्वान को। तो कुत्ते की वहाँ पर प्रतिमा स्थापित है। तो आप लोग बताइएगा बालोद या फिर दुर्ग। मैं हालांकि इस क्वेश्चन को नहीं लेना चाहता था, लेकिन मैं खुद इसको जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने शामिल किया। तो थोड़ा सा डाउट है, ये मैं ज़रूर बोलूँगा। तो आप लोग बताइएगा बालोद या फिर दुर्ग, ये कुकुरदेव मंदिर कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचकुल नामक संस्था किस वंश से संबंधित है? पंचकुल, तो देखो ये जो पंचकुल नामक संस्था है ना, ये कलचुरी वंश से संबंधित है। पंचकुल नामक संस्था क्या होता था कि जो भी अपराधियों के ऊपर जुर्माना लगाना, उसको वसूल करना, वो काम करती थी ये पंचकुल नामक संस्था। कलचुरी वंश से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, बादल महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो बादल महल इसका निर्माण करवाया था किसने? राजसिंह ने। राजसिंह जो कि रतनपुर का कलचुरी शासक था, अपनी पत्नी के लिए इसका निर्माण करवाया था बादल महल। और इसने ना राजसिंह ने एक नए नगर की स्थापना की, राजपुर, और राजपुर में ही इसने बादल महल की स्थापना करवाई थी। एक और है इसका सतखंडा महल, वो भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलचुरी काल में कौन सा एक मापन की इकाई नहीं थी? तो पसेरी ये मापन की इकाई थी, सेरी भी थी, मन भी थी, लेकिन कोरी ये मापन की इकाई नहीं थी। ये मुद्रा की एक इकाई थी, मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं करेंसी थी कोरी ना 20 रुपए को शायद एक कोरी कहा जाता है मेरे ख्याल से, लेकिन ये कोरी जो है मापन की इकाई नहीं थी, ये मुद्रा से संबंधित चीज था कोरी। अगला क्वेश्चन है, बाबा पुरुषोत्तम दास ने किस स्थान से रौलट एक्ट का विरोध किया था? तो रौलट एक्ट, बाबा पुरुषोत्तम दास, इन्होंने रतनपुर से रौलट एक्ट का विरोध किया था। ध्यान रखेंगे, बाबा पुरुषोत्तम दास रतनपुर से रौलट एक्ट का विरोध किया था। इस तरह से भी चीज़ें पूछी जाती है। आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, असहयोग आंदोलन के समय किस नेता ने अपने पुत्र को सरकारी स्कूल से निकालकर राष्ट्रीय विद्यालय में भर्ती करवाया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। तो देखो
असहयोग आंदोलन के समय में महात्मा गांधी जी ने बोला कि जो सरकारी स्कूल है, मतलब कि जो सरकारी स्कूल थे वो अंग्रेजों द्वारा संचालित थे, अंग्रेजों द्वारा स्थापित थे, अंग्रेजी शिक्षा उसमें दी जाती थी। महात्मा गांधी ने बोला कि सरकारी विद्यालयों का त्याग करो। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों का त्याग किया और एक नेता ने अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकाला और उसको जो है राष्ट्र विद्यालय में भर्ती करवाया। तो कौन थे वो? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने अपने बेटे, कौन थे उनके बेटे? अंबिका चरण शुक्ल। अंबिका चरण शुक्ल जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, उनको जो है सरकारी स्कूल से निकाला और कहाँ भर्ती करवा दिया? राष्ट्र विद्यालय में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इस तरह का काम किया था। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।